हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो बच्चे भी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और लास्ट मोमेंट पे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है लीनियर एंड स्पेशल इक्वेशंस, अलजेब्रा का टॉपिक है। ठीक है, अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ते हैं और इस टॉपिक से कैट में पिछले 8 साल में जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो हम लोग लेटेस्ट से शुरू करेंगे। जैसे हमारा जो रिसेंटली कैट हुआ था वो कैट 2024 हुआ था। सबसे पहले हम लोग कैट 2024 के क्वेश्चंस करेंगे, फिर 23, 22, 21, इस तरह से हम लोग पीछे हटते चले जाएंगे एक एक साल। तो पिछले 8 साल में जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए, वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं अराउंड 10 to 11 क्वेश्चंस हैं जो हमारे इस टॉपिक से आए हैं। तो वन बाय वन कवर करते हैं उनको, ठीक है, और उनको देखते हैं कि उनका करने का बेस्ट तरीका क्या था। ठीक है, इस टॉपिक से पहले आप लोगों को थोड़े से फंडामेंटल्स अपने पता होने चाहिए। जैसे आप लोगों ने क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था, उसकी कुछ कंडीशन होती थी, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, वो वाली कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए क्योंकि उस पे कैट में आए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और बाकी आपको इक्वेशंस फ्रेमिंग वाला तरीका पता होना चाहिए। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से पहले पता होनी चाहिए। तो देर किस बात की यार, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mbapathshala.com। ये मेरा डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारी एंड्रॉइड ऐप है और ये हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर है। इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से कोई भी अपडेट ले सकते हो। ठीक है, इस व्हाट्सएप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक अपडेट बता देता हूं क्योंकि ये स्टार्टिंग के 100 लर्नर्स के लिए ही है गाइस। देखो, कैट के बाद, कैट हमारा 30 नवंबर को हो जाएगा। कैट के बाद हमारा जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है वो होता है जैट। ठीक है, तो जैट का जो हमारा बूस्टर कोर्स है वो हमारा 1 दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा। हम एक भी दिन वेस्ट नहीं करेंगे, आपका जो पढ़ाई का मोमेंटम है उसको बिल्कुल मेंटेन रखेंगे। 30 को कैट, 1 दिसंबर से कैट हमारे पास, क्योंकि 34 to 35 डेज ही रहेंगे जैट को फोड़ने के लिए। तो हमारा जो जैट का बूस्टर कोर्स है वो स्टार्ट होगा 1 दिसंबर 2025 से। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत ही मिनिमल प्राइस पे है ये 2399, बट ये जो प्राइस है स्टार्टिंग के 100 लर्नर्स के लिए। अगर आप कैट के बाद जैट की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप लोग जैट के बूस्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं सिर्फ इस प्राइस पे। ठीक है, 20% जो डिस्काउंट हम लोग देने वाले हैं, ठीक है, वो हमारा सिर्फ स्पेशली फर्स्ट 100 लर्नर्स के लिए है। ठीक है, तो ये 20% है गाइस, क्योंकि प्राइसिंग जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कुछ किस तरह से है। ठीक है, जैसे 3000 प्राइस है, इस पे 20% ऑफ मिलेगा तो आप लोगों को ये पड़ेगा 2400। दिस इज विदाउट टेस्ट सीरीज। और 3500 रुपीज पे आपको 20% ऑफ मिलेगा तो इट विल बिकम्स कितना, 2800, और ये विद टेस्ट सीरीज प्राइसिंग है। ठीक है, बट ये प्राइसिंग जो रहेंगे वो स्टार्टिंग के 100 लर्नर्स के लिए रहेंगे। इसके बाद ये डिस्काउंट 20% से कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। चलो फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये फैकल्टी पूल रहेगा आपका इसमें। ठीक है, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस बैच। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा जो कि कैट 2024 में आया था। इस क्वेश्चन को रीड करो और पता लगाने की कोशिश करो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके आप ट्राई भी कर सकते हो। अ शॉप वांट टू सेल अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। इफ ही सेल हाफ द क्वांटिटी एंड एन एडिशनल 3 kg ऑफ दिस ग्रेन टू द फर्स्ट कस्टमर, देन इट सेल half of the remaining quantity and an additional 3 kg of this grain to the second customer. Finally, the shop sell half of the remaining quantity and an additional 3 kg of this grain to the third customer. There are no grains left. The initial quantity in kg of grains is. तो अगर मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन हमारा कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है बैक ट्रैकिंग का। ठीक है, बैक ट्रैकिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं अपनी क्लासेस में कराता भी हूं उस कॉन्सेप्ट को। उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमारा कैट 2024 में आया था। अब अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे डिकोड करता, मैं आप लोगों को बता देता हूं। इट्स वेरी सिंपल गाइस। उसके पास इनिशियली पता नहीं कितना ग्रेन था। देखो, वैसे तो हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन विद ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस भी हैं। जब किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शंस होते हैं और वो क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता है तो मेरा माइंड थोड़ा सा क्या कहता है कि भाई सबसे पहले ऑप्शन डी से स्टार्ट करो, क्योंकि मैं आज भी वही सोच रखता हूं कि अच्छा, एग्जामिनर को पता था ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता है तो उसने जानबूझ के सबसे आखिरी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन रखा होगा। मैं इस माइंडसेट से सोच रहा होता हूं आज भी चीजें, जो कि आपको भी सोचनी चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि चलो सर, ऑप्शन वाला एक तरीका हो गया।
ऑप्शन के अलावा दूसरा तरीका है बैक ट्रैकिंग, क्योंकि कैट में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था और वो बिना ऑप्शन के आया था। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कभी बढ़ाना पड़ेगा तो हो सकता है वो इस तरह के क्वेश्चंस के ऑप्शन ना दे। बट आप अगर कैट 2024 के टाइम पे थे एग्जाम में तो आप बिना ऑप्शन, इसका ऑप्शन का यूज करके सॉल्व कर सकते थे। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा विदाउट ऑप्शंस वाला तरीका, फिर मैं आपको बताऊंगा विद ऑप्शंस वाला तरीका। तीसरा तरीका है ट्रेडिशनल मेथड, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि एक्स वेक्स मान के करने वाले तरीके पुराने हो गए। तो विदाउट ऑप्शंस हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। मुझे पता है, देखो 3 कस्टमर है, अगर यहां पर मैं बात करूं, पहला कस्टमर है, फिर दूसरा कस्टमर है और फिर तीसरा कस्टमर है। पहले कस्टमर को देने से पहले उसके पास कुछ क्वांटिटी रहा होगा, फिर इसने इसमें से इसको कुछ क्वांटिटी दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद इसके पास कुछ क्वांटिटी बचा, फिर इसका आधा प्लस 3 kg इसने सेकंड कस्टमर को दे दिया, ठीक है। इसमें से इसने इसको कुछ पार्ट दिया, फिर इसके पास जो बचा वो यहां पर आ गया। फिर इस बचे हुए में से इसने कितना दिया सेकंड कस्टमर को, हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी एंड एन एडिशनल 3 kg ऑफ द ग्रेन टू द सेकंड कस्टमर। ये जितना भी क्वांटिटी था इसका आधा प्लस 3 kg, इसका आधा जितना भी होता है और प्लस 3 kg, ऐसे इसने यहां पर भी आधा प्लस 3 kg किसको दिया था, पहले वाले को। सेकंड वाले को भी फिर जो बचा उसका आधा प्लस 3 kg। फिर थर्ड वाले के लिए कुछ बचा होगा, ठीक है, और इसका आधा दिया प्लस 3 kg दिया, फिर उसके पास कुछ नहीं बचा, ये दिया, फिर उसके पास कुछ नहीं बचा, इसको देने इसमें से इसको कुछ दिया, फिर कुछ नहीं बचा, यानी कि यहां पर क्या बचा, अब 0। यहां पर अब कोई क्वांटिटी नहीं बची। ये बात आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखते हैं जरा ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा गाइस। मैं इसको बैक ट्रैकिंग से सोल्व करूंगा उल्टा। मैं अगर एग्जाम में होता तो शायद मैं ये सब भी ना लिखता, मैं अगर आपको बताऊं मैं ये सब भी ना लिखता, जरूरत ही नहीं है क्योंकि सबको लिखने की, ठीक है। जो थर्ड कस्टमर है, थर्ड कस्टमर को देने से पहले उसके पास कुछ क्वांटिटी बचा होगा, उसका उसने हाफ किया, वो थर्ड कस्टमर को दे दिया, और फिर जो बचा वो 3 kg था, जो बचा वो कितना था, 3 kg था, ठीक है। तो आप ये बोलोगे ना कि उसके पास थर्ड कस्टमर को देने से पहले एक ऐसी वैल्यू थी जिसका उसने क्या निकाला, हाफ निकाला, हाफ निकाल के वो यहां पर आ गई, और फिर जो बचा वो कितना था, 3 kg था। इस क्वांटिटी का आधा ये रहा, और फिर जो बचा वो कितना था, ठीक है, आधा तो ये रहा, और इसको जब इस क्वांटिटी का आधा निकल गया तो कितना बचा होगा, आधा ही बचा होगा, और वो आधा कितना है गाइस, 3 kg है। वो आधा कितना है, 3 kg है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है, ठीक है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या, जल्दी से बताओ, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, ठीक है। ये एक क्वांटिटी है जो उसके पास थर्ड कस्टमर को देने से पहले बचा था। इस क्वांटिटी का आधा पार्ट उसने थर्ड कस्टमर को दे दिया, और फिर उसके बाद वो एडिशनल 3 kg भी देता है, ठीक है। तो एडिशनल 3 kg हाफ दिया तो कितना क्वांटिटी बचा, आधा बचा। मान लो मेरे पास 10 kg है, मैंने आधा दे दिया तो कितना बचेगा, हाफ kg बचेगा ना, आधा क्वांटिटी बचेगा। अगर मैंने किसी को आधा क्वांटिटी दे दिया तो बचा भी कितना, आधा ना। तो ये थर्ड कस्टमर को देने से पहले का क्वांटिटी है, इसका आधा थर्ड कस्टमर को दे दिया, फिर एडिशनल 3 kg भी थर्ड कस्टमर को दे दिया, यानी कि ये पूरा का पूरा पार्ट किसके पास गया, थर्ड कस्टमर के पास गया है। तो किसी चीज का आधा 3 kg है तो वो कंप्लीट कितना होगा, 6 kg, यानी कि थर्ड कस्टमर को देने से पहले उसके पास 6 kg था। ये बात समझ में आती है, थर्ड कस्टमर को देने से पहले उसके पास 6 kg था, 6 का आधा 3 kg, फिर बचा 3, फिर एडिशनल 3 भी दे दिया, अब कुछ नहीं बचा उसके पास, ठीक है। जो वो हमारे पास दुकानदार था उसके पास कुछ नहीं बचा फिर, यानी कि थर्ड कस्टमर को देने से पहले उसके पास कितना था, 6 kg था। बस अब इस टेबल को फिल कर लेना, ठीक है। थर्ड कस्टमर को देने से पहले इधर लिखा है, जो दिया है वो इधर लिखा है, उसके पास कितना था, 6 kg था, इसका आधा कितना हुआ, 3 kg, तो बचा कितना फिर आधा, और एडिशनल 3 kg भी इसको दे दिया। अब मुझे बताओ, जब आप अपनी क्वांटिटी का आधा और एडिशनल 3 kg सामने वाले को दे देते हो तो आपके पास कितना बचता होगा। इट्स वेरी सिंपल गाइस, आप इस चीज को भी ओरली कर सकते थे। आपके पास मान लो ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी का आधा प्लस 3 kg, हाफ ऑफ दिस क्वांटिटी, मान लो ये x है, आपने हाफ ऑफ x किसी को दे दिया प्लस 3 kg दे दिया, तो आपके पास कितना बचा होगा, x में से आधा आपने इसको दे दिया तो आपके पास x का आधा बचा, फिर आपने इसको +3 दिया तो वो +3 आपके पास कितना बचा होगा, फिर -3। अगर आपके पास x क्वांटिटी था, आप किसी बंदे को आधा क्वांटिटी +3 kg दे रहे हो तो आपके पास कितना बच रहा होगा, आधा और -3, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का सम ही तो ये आना चाहिए ना गाइज, आप इनको ऐड कर लो यही आएगा।
इट्स वेरी सिंपल यार। मान लो मेरे पास 10 केजी क्वांटिटी है, इसका आधा 5 केजी प्लस 3 मैंने एडिशनल दिया, तो मैंने कितना दिया 8, तो आधा इसको दिया तो फिर आधा बचा होगा। ये जो एडिशनल 3 दिया है तो ये इसी में से तो निकला होगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये 8 है ये 2 है। देख लो इन दोनों का सम 10 आ रहा है क्या? ठीक है, बट ये सारे काम ओरली करने होते हैं। मैं तो बहुत डीप में जाके समझा रहा हूं, ये तो कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में समझाते हैं हम सब चीजें। ठीक है, यहां पर तो ये काम ओरली करने थे एग्जाम में। अगर थर्ड पर्सन को देने से पहले मेरे पास 6 केजी था, तो मेरे पास थर्ड पर्सन को देने से पहले जो था वो कहां से बच के आया था? जो मैंने सेकंड बंदे को दिया था उसके बाद जो बचा था। मेरे पास हमेशा कितना बचता है? आधे से 3 केजी कम बचता है, क्योंकि आधा क्वांटिटी पूरी क्वांटिटी का आधा, फिर एडिशनल 3 केजी अगर मैं सामने वाले बंदे को दे रहा हूं तो मेरे पास कितना बचता होगा? आधे में से -3 केजी कर दो, आधे में से -3 केजी कर दो, ये मेरे पास बचता होगा। तो ये किसी नंबर का आधा -3 केजी है, किसी नंबर का ये आधा और -3 केजी है। -3 केजी है तो इसमें +3 केजी कर दो, 9 केजी। 9 केजी किसका आधा होता है? 18 केजी का। यानी कि सेकंड पर्सन को देने के बाद, सेकंड पर्सन को देने के बाद उसके पास बचा होगा 18 केजी। सेकंड पर्सन को देने के बाद उसके पास, फर्स्ट पर्सन को देने के बाद उसके पास बचा होगा 18 केजी। 18 का आधा कितना होता है? 9 और +3 12। 18 में से 12 अगर इसने सेकंड वाले बंदे को दिया तो इसके पास कितना बचा? 6। फिर 6 का आधा 3, एडिशनल 3 इसने थर्ड वाले बंदे को दिया, लास्ट में इसके पास कुछ नहीं बचा। इसके पास हमेशा बचता कितना है? आधे से 3 केजी कम बचता है। तो ये 18 किसी नंबर के आधे से 3 केजी कम है। 3 केजी कम है तो पहले तो वो 3 इसमें ऐड कर दो। 18 + 3 होता है 21। 21 किसी नंबर का हाफ है। किसका हाफ होता है? 42 का। यानी कि पहले वाले बंदे को देने से पहले इसके पास इनिशियली 42 केजी था। 42 का हाफ होता है 21 + 3, यानी कि पहले वाले बंदे को इसने 24 केजी दिया, फिर दूसरे वाले बंदे को इसने 12 केजी दिया, और तीसरे वाले बंदे को इसने कितना दिया? 6 केजी दिया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है? आप चेक कर लो। 42 का हाफ होता है 21 प्लस एडिशनल 3 24। 42 में से 24 इसको दे दिया तो कितना बचा? 18। फिर 18 का हाफ 9, फिर एडिशनल 3 केजी 12 इसको दे दिया। ठीक है, फिर उसके पास बचा 6 केजी। ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? 6 केजी का हाफ होता है 3, फिर एडिशनल और 3 देना था, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा। तो 42 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमसे इनिशियल क्वांटिटी पूछा था। हमसे क्या पूछा था? इनिशियल क्वांटिटी पूछा था। सो वी कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग बैक ट्रैकिंग मेथड। शायद अगर किसी बच्चे ने क्लास में इस पर ढंग से काम किया हुआ है तो वो बच्चा इसको ओरली सॉल्व करता कि अच्छा लास्ट में 0 बचा, यानी कि थर्ड पर्सन को देने से पहले उसके पास एक ऐसा नंबर था जिसका हाफ 3 केजी होता है। 3 केजी किसका हाफ होता है? 6 केजी का। थर्ड पर्सन को देने से पहले 6 केजी था, क्योंकि इसका हाफ +3 देने के बाद कुछ नहीं बचा। इस नंबर का आधा और फिर एडिशनल 3 देने के बाद कुछ नहीं बचा, यानी कि वो जो एडिशनल 3 था वो हाफ था। 3 किसका हाफ होता है? 6 का। तो 6 का हाफ 3, फिर एडिशनल 3 दिया 6, तभी तो 0 बचेगा। 6 किसी नंबर के आधे से 3 कम है, तो वो नंबर कितना हुआ? 18। 18 का हाफ करोगे 9, 9 में से 3 कम करोगे 6। फिर 18 भी किसी नंबर के हाफ से 3 कम है, तो वो नंबर है 42। 42 का आधा करोगे 21 -3 करोगे 18, क्योंकि हाफ +3 अगर आप सामने वाले को दे रहे हो तो आपके पास हाफ -3 बच रहा होगा। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो हमें इस क्वेश्चन में लगाना था। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, कुछ लोग इसको अगर ऑप्शन से करना चाहेंगे, तो मैंने क्या बोला था, कभी भी अगर एग्जामिनर को लग रहा है कि बच्चा इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर सकता है, तो वो हमसे भी एक कदम आगे चलता है। वो क्या करेगा? जानबूझ के उस ऑप्शन को सबसे आखिरी वाले की जगह रखेगा, जैसे कि इसने यहां पर भी करा है। अगर 42 इसका करेक्ट आंसर है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे डील करते भाई, इनिशियली अगर उसके पास 1 बाय 1 चेक करने थे ऑप्शन, मैं तो आपको सीधा सही ऑप्शन दिखा रहा हूं। अगर उसके पास इनिशियली 42 था तो इसका आधा होता है 21, फिर +3 इसने ये दे दिया पहले वाले बंदे को, तो 24 दिया, इसमें से 24 निकाल दो तो कितना बचेगा? 18 बचा। फिर उसके पास 18 बचा, फिर इसका आधा करो 9, फिर एडिशनल 3 ये उसने दे दिया सेकंड वाले बंदे को, यानी कि 12। कितना बचा? फिर 6 बचा। फिर 6 का हाफ करो, 6 का हाफ करो 3, फिर +3 ये उसने दे दिया थर्ड वाले बंदे को। क्या अब उसके पास कुछ बच रहा है? नहीं, 0 केजी बच रहा है।
तो ये हम ऐसे ऑप्शन का यूज करके कर सकते थे, ऐसे ट्री बना के। इसमें से इसको इतना दिया, इतना बचा, फिर बचे हुए में से आधा प्लस 3 सेकंड वाले को दिया, फिर इतना बचा, फिर इसका आधा प्लस 3 थर्ड वाले को दिया, फिर इतना बचा। दैट्स इट। ठीक है, x मानने वाला तरीका ऐसा होता है भाई, x क्वांटिटी थी अगर इनिशियली, तो इसका आधा यानी कि x/2 प्लस 3 kg इसने पहले वाले बंदे को दे दिया, तो इसके पास कितना बचा होगा, x/2 माइनस 3 बचा होगा। फिर आप इसका हाफ करोगे, इसका हाफ करोगे, जो बचा है हाफ ऑफ x/2 माइनस 3 प्लस का 3 kg, ये इसने सेकंड वाले कस्टमर को दे दिया। इसमें से इतना इसको दे दिया, तो कितना बचा होगा, इसका आधा, इसी का आधा और -3 इसके पास बचा। ये इनिशियल था, पहले वाले को इतना दिया, दूसरे वाले को इतना दिया। अब जो भी बचा था वो सारा का सारा हमने तीसरे वाले को दे दिया। ठीक है, ये सारा का सारा हमने तीसरे वाले को दे दिया। ठीक है, यानी कि कुछ नहीं बचा ना। ठीक है, अब इसका हाफ, इसका जो हाफ होगा नंबर का, हाफ ऑफ इस पूरे का हाफ निकालो, हाफ x/2 माइनस, ये वो तरीका है जो बच्चे x मान के करते हैं। इसका हाफ ये होगा, फिर इसमें +3 और करो, तो अब क्या बचेगा, उसके पास 0 बचेगा, कुछ नहीं बचा। यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हैं, इक्वल है, तो इसको सॉल्व करके यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा। निकाल लेना, बहुत लेंदी पड़ता है, इक्वेशन कौन सॉल्व करेगा भाई, जब इजीली हम इसको बैक ट्रैकिंग से ऑप्शन से कर सकते हैं, अगर ऑप्शन आ रहे हैं तो। ठीक है, कैट 24 का क्वेश्चन था, मुझे लगता है फ्री के 3 मार्क्स थे। अब जो अगला क्वेश्चन है बेसिकली वो हमारा ये है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आपको पता होना चाहिए वो a1/a2, b1/b2, c1/c2 के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बना हुआ है। फॉर सम कांस्टेंट रियल नंबर्स p, k एंड a, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर द सिस्टम टू हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन पैरेलल होती हैं, ये पता होना चाहिए। बेसिकली ये वो हमारी कंडीशंस होती हैं, जिनको नहीं पता अब लिख लेना। अगर मेरे पहले वाली लाइन की जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, दूसरे वाली लाइन की इक्वेशन मेरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो मैं आपको बताऊं ये हमारी कंडीशन होती है। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, कहीं मिल रही हैं, तो ये कंडीशन होती है। तब इंटरसेक्टिंग होती है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर ये दोनों लाइन हमारी एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलती हैं। ठीक है, तब इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कंडीशन ये होती है। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन की इक्वेशंस हैं, तो फिर हमारी कंडीशन ये होती है। आई थिंक हमें यहाँ पे पैरेलली पूछा जा रहा है, क्योंकि नो सॉल्यूशन किस में होता है, पैरेलल में। जब दो लाइन पैरेलल है, वो कहीं मिलेंगी ही नहीं, तभी तो वो हमारे पास नो सॉल्यूशन क्रिएट करेंगी। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन बच्चे ये होती है हमारे पास, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो यहां पर ये a1 है, a1 कितना है, a1 होता है x का कोफिशिएंट p, a2 कितना है, जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3, इक्वल्स टू होगा b1/b2, b1 कितना है -4, b2 कितना है k, एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू होगा c1/c2। ये उधर जाएगा -2, उधर जाएगा -4, -2/-4, वैसे ये हमारे पास 1/2 ही आएगा गाइस। ठीक है, तो ये देखना है अब इसमें से कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ये अपने को देखना है। तो पहले वाली इक्वेशन हमारी जो है वो बेसिकली हमारे पास किसके लिए है, ठीक है, आई थिंक ये इसमें ना हमारे पास 4 की जगह a होगा गाइस। हाँ, लेट मी चेक गाइस, क्योंकि a भी तो दे रखा है ना उसने, ये इसमें 4 की जगह क्या होगा, a होगा। थोड़ी सी a इधर है ये, हाँ, ये वाले 4 की जगह क्या है, इसमें a है, मैं वही कह रहा हूं ना, a तो इसमें है ही नहीं, तो ये थोड़ी सी एरर है इसमें। ये होगा 2/a, ये होगा अपने पास 2/a, ये बनेगा। ठीक है, अब बस यहां से अपने को इक्वेशंस बनानी है गाइस, जरा देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले a और k के बीच में रिलेशन है, जो कि यहां से क्रिएट होगा। मल्टीप्लाई करो इसको, माइनस का 4a आएगा, नॉट इक्वल्स टू उधर आएगा 2k, एंड इसको उधर ले आना -4a, या उसको उधर ले जाओ, ठीक है, माइनस वाले को उधर ले जाओ, तो 2k प्लस 4a नॉट इक्वल्स टू 0, 2 से डिवाइड कर दोगे तो k प्लस 2a नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, k प्लस 2a नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अरे पहला ऑप्शन ही आ रहा है भाई, ये तो k प्लस 2a नॉट इक्वल्स टू 0,
जो कि इन दोनों को इक्वेट करने से आ गया। तो अगर इन दोनों को इक्वेट करने से आ रहा है तो यही हमारी कंडीशन होगी गाइस, दैट्स इट। मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलता है। अब जैसे ये AP और 6 बन रहा है तो AP और 6 यहां से बनता, AP और 6 यहां से बनता, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो AP माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ये नॉट इक्वल्स टू अगर होता तो ये तब सही होता। फिर AP प्लस 6 तो नहीं होगा, नहीं होगा। AP माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। KP वाला यहां से बनता, KP प्लस 12 इक्वल्स टू 0 होता। अगर ये इक्वल्स होता तब ये सही होता, ठीक है। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि कभी भी जब दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा था, ठीक है। मैं बोलूंगा दिस क्वेश्चन का जो लेवल है क्लास 9 10th का लेवल है, ठीक है। अगर मैं इसमें से वाली लाइन हटा दूं, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ AB, ये भी मतलब थोड़ा सा जो बच्चे ने कैट की क्वेश्चन करके ये वाला पार्ट भी वो इजिली कर लेगा। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कभी भी जब हम इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर आप किसी ग्राफ पे 2 स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाओगे तो वहां पे 3 केसेस बनते थे। फर्स्ट वन इज, या तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती थी तो उनके यूनिक सॉल्यूशन आते थे। कंडीशन क्या होती थी इंटरसेक्टिंग की, पता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। सेकंड पैरेलल लाइन, ठीक है। थर्ड वन इज पैरेलल, या तो लाइन पैरेलल होंगी, याद आ रहा है कुछ, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनती थी इस तरह से, या दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तीसरा हमारे पास क्या बनता था, कोइंसाइड्स लाइन बनती थी। जब ये लाइन कोइंसाइड्स करती थी ना तो इस केस में हमारे इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होते थे। कैसे होते थे, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमें, फॉर सम रियल नंबर्स A एंड B, फॉर सम रियल नंबर A और B रियल नंबर्स हैं, द इक्वेशंस, हमें इक्वेशन दे रखी है x + y = 4 एंड A + x is the coefficient of x. This is our second equation. इसमें A + 5 क्या है, x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट कितना है, b² - 15, और एक किसके इक्वल दिया हुआ है, 8b के इक्वल दिया हुआ है। Has infinitely many solutions, ठीक है। हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम तुम्हारे दिमाग में ऐसा लगे कि यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इन टर्म्स से तुम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, बट जैसे इसने वाली लाइन बोली ना, हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, तो शायद तुम्हें ये वाला केस याद आना चाहिए था क्लास 9 में जो तुमने पढ़ा था। इसकी कंडीशन क्या होती थी, दो इक्वेशन का ग्राफ अगर कोइंसाइड कर रहा है तो A1/A2 इज इक्वल्स टू होता था B1/B2 के इज इक्वल्स टू होता था C1/C2 के, वेयर A1/A2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x, B1/B2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ y एंड C1/C2 आर द कांस्टेंट टर्म्स। लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है उसके जनरल एक्सप्रेशन में ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। अगर नहीं पता ना तो ये मिल जाएगा इजीली, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का केसेस आई थिंक मुझे लगता नहीं कि किसी को ना पता होगी, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है x + y = 4। दूसरी इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो A + 5 है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो A + 5 है, y का कोफिशिएंट है b² - 15 एंड कांस्टेंट पार्ट यहां पर कितना है, 8b है। फॉर योर काइंड इन्फो गाइस, ये वाला x का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, यानी कि A1 का वैल्यू तो 1 है, ये A2 का वैल्यू है, B1 भी हमारे पास 1 है और ये B2 का वैल्यू है, ये कांस्टेंट पार्ट C1 और ये कांस्टेंट पार्ट C2। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ AB, हमें AB का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताना है, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग जो इसको करने का तरीका है वो ये है कि मैं इस रिलेशन का यूज करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाने लग रहा हूं यहां पर, देखो अगर मैं कांस्टेंट पार्ट को C1/C2 निकालता हूं तो दिस इज 4/2 8b, यहां से B1/B2 निकालूंगा तो B1 तो 1 है और ये b² - 15 है। इधर भी b के टर्म में इक्वेशन आने लग रहा है, B1/B2 भी b के टर्म में आने लग रहा है, इस वेरिएबल b के फॉर्म में, C1/C2 भी b के फॉर्म में आने लग रहा है। कर लेते हैं इसको इजिली सॉल्व। B1 जो कि 1 है, B2 जो कि b² - 15 है, B1 y का कोफिशिएंट होता है इक्वेशन 1 में, B2 y का कोफिशिएंट होता है इक्वेशन 2 में, इज इक्वल्स टू होता है C1/C2 के। तो ये 4 है, ये 8b है, इधर लाओगे तो -4 - 8b हो जाएगा, उससे कट जाएगा, तो दिस इज 4/8b। इससे इसको काटूंगा तो 2b आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में बचपन से एक्सपर्ट हूं, तो ये आने लग रहा है b² - 15 इज इक्वल्स टू 2b होगा, तो -2b = 0। ये आने लग रहा है क्या, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्लास 10 से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में एक्सपर्ट है, ठीक है। अब इसको देखो ना, फैक्टराइज करना आता होगा आई थिंक आप लोगों से, है ना।
फैक्टराइज करना आता होगा, -15 इंटू 1 -15 होता है। इसको ब्रेक करो ऐसे दो नंबर में जिनको मल्टीप्लाई करके -15 आए, तो मुझे लगता है आई थिंक आपको पता ही है -5 और +3, -5 और +3 अगर मतलब इसको फैक्टराइज कर लोगे ना यार, इट्स नॉट अ बिग डील। बी स्क्वायर -5b + 3b -15, मैं कभी भी ऐसे नहीं करता, मुझे शर्म आ रही है ऐसे लिखने में, ठीक है। और यहां से अगर मैं b कॉमन लूंगा तो b -5 आ जाएगा, यहां से अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो b -5 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अगर मैं एग्जाम में होता तो शायद मैं इसी के बेसिस पे सीधा सीधा b की वैल्यू लिख रहा होता। मुझे पता है -2 को दो नंबर में ब्रेक करा, -5 एंड 3 में, दोनों को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो b की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू -3 आएंगी। मतलब इस इक्वेशन से ना, इस इक्वेशन से जो b की पॉसिबल वैल्यूज आने लग रही हैं वो 5 एंड -3 आने लग रहा है। इस इक्वेशन से जो b की पॉसिबल वैल्यू आने लग रही है वो आने लग रही है 5 एंड -3। अब b की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, इट मींस दो केसेस बनेंगे, देखेंगे क्या बनेंगे। मेरा मानना है कि इजीली डील करो, इजीली डील करना है इस क्वेश्चन को, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक मैंने जो यूज किया, मैंने यूज किया इस रिलेशन का, ठीक है, b1/b2 = c1/c2। बट जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो a1/a2 भी तो b1/b2 के बराबर होगा ना, या a1/a2 भी तो c1/c2 के बराबर होगा ना। मैं ये वाला पार्ट भी तो यहां पे लिख सकता हूं ना, मुझे लगता है इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं इसी पार्ट को लिखूंगा। देखो a1 x का कोफिशिएंट यहां पर 1 था, a1 1 है, a2 कितना है मेरे पास a + 5 है, इधर देखो c1 कितना है मेरे पास 4 है, और c2 मेरे पास कितना है 8b है। इससे इसको काटूंगा तो ये 2b आ जाएगा, यानी कि a + 5 का वैल्यू आने लग रहा है 2b। यहां से a की भी दो वैल्यूज आएंगी 1/1 एट b = 5। b को 5 पुट करो, 5 × 2 कितना आएगा 10, उधर जाएगा। एट b = 5, a का वैल्यू भी आने लग रहा है 5। एट b = -3, अगर हम b को -3 लेते हैं तो -6, ये उधर जाएगा -5, a का वैल्यू आने लग रहा है -11। एट b = 5, a का वैल्यू 5 आने लग रहा है। अगर मैं b को -3 लेता हूं तो a का वैल्यू आने लग रहा है -11। उसने मुझसे a और b के प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, उसने मुझसे a और b के प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो a कितना है 5 है, b कितना है 5 है, यहां से इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आने लग रहा है 25, b -3 है, a -11, दोनों का प्रोडक्ट कितना आने लग रहा है 33 आने लग रहा है क्या। AB का प्रोडक्ट 25, AB का प्रोडक्ट 33, मैक्सिमम वैल्यू पूछा था प्रोडक्ट का, मैक्सिमम वैल्यू कितना आने लग रहा है मेरे पास 33 आने लग रहा है, which is in option C and this is the correct answer to this question. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरा मानना यह है क्वेश्चन से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो बहुत ही कम चांसेस हैं। कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ आप देख रहे हो। अब याद करो, जिन लोगों ने एमबीए पाठशाला का पेड बैच ज्वाइन कर रखा है, आप मुझे बताओ क्या मैंने आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई थी क्या? इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, इन सबकी कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, याद करो, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता यार ये चीजें ना पढ़ाई जाएं। इनके बेसिस पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल समझ कर देता हूं, दो इक्वेशंस थी, बस ये ध्यान रखना था दोनों लीनियर इक्वेशन थी, ठीक है। इनके कोफिशिएंट में b और a था, वो पावर्स में था, भूल जाओ उसको। दीज आर टू लीनियर इक्वेशंस जिसमें x का कोफिशिएंट, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 था, y का कोफिशिएंट भी 1 था, कांस्टेंट पार्ट 4 था। ऐसी सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट ये रहा, y का कोफिशिएंट ये रहा, दिस इज माय कांस्टेंट टर्म। सबसे पहले मैंने b1/b2 को c1/c2 से इक्वेट किया, क्योंकि जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो a1/a2 इज इक्वल्स टू होता है b1/b2 के इक्वल्स टू होता है c1/c2 के। तो b1/b2, b1 1, b2 ये रहा, b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो दो वैल्यूज आएंगी आएंगी। क्वाड्रेटिक का मतलब ही क्या होता है, दो वैल्यूज देना, ठीक है। इसने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने मुझे b की दो वैल्यूज दी। अगर आप लोगों की क्वाड्रेटिक पे बहुत अच्छी पकड़ है तो मुझे ऐसा लगता है ये वाला पार्ट तो आई थिंक आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप सीधा यहां से b की वैल्यूज निकाल लोगे। b की दो वैल्यूज मेरे पास आ गई 5 और -3। फिर मैंने, अब मुझे a का वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि बिना a और b के वैल्यूज के तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। फिर मेरा टारगेट ये था कि मैं a का वैल्यू कैसे निकालूं। a1 मेरा 1 है, a2 मेरा ये है, और यहां से अगर मैं निकालता तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बनता। निकाल हम यहां से भी सकते थे a का वैल्यू, क्योंकि b मुझे पता है। मैंने इधर से यूज किया, क्योंकि b का पावर यहाँ पे 2 था, यहाँ पर 1 है, पावर 1 अपने लिए इजी होता है, तो मैंने इसलिए c1/c2 से इक्वेट किया। a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2, यहां से a + 5 का वैल्यू 2b आया। b की दो वैल्यूज हैं, एक बार b को 5 पुट किया तो a 5 आ रहा है, एक बार b को -3 पुट किया तो a कितना आने लग रहा है -11।
अब जब b 5 है तो a भी 5 होगा, यहां से प्रोडक्ट आने लग रहा है 25। जब b -3 है, a आने लग रहा है -11, यहां से प्रोडक्ट आने लग रहा है मेरे पास कितना 33। मैक्सिमम पूछा था, 33 इज द आंसर। ठीक है ना? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? ठीक है, क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आने लग रही हैं बच्चे? जल्दी बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यस। तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये कैट 2022 का क्वेश्चन है। 12 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस। 12 इज द करेक्ट आंसर। मैं अगेन बोलूंगा, रिपीट करूंगा ताकि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ जाए। अब देखना मैं इस क्वेश्चन कैसे ब्रेक करूंगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैं उनको कैसे ब्रेक करूंगा। जिन लोगों के पास एमबीए पाठशाला की बुकलेट्स थी, ठीक है, वो लोग देखना ऐसा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस साइज बी और सी में थे। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस साइज बी और सी में थे, तुम देखना जरा। ठीक है, a donation box can receive only checks of ₹100, ₹250, ₹500। एक डोनेशन बॉक्स है जो सिर्फ चेक रिसीव करता है। तीन तरह के चेक्स हैं, ₹100, ₹250 एंड ₹500। तीन तरह के चेक्स हैं। On one good day, the donation box was found to contain exactly 100 checks amounting to a total sum of ₹12250. Then the maximum possible number of check ₹500 that the donation box may have contained is। हमें यह बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर 500 के चेक्स के कितने हो सकते हैं। क्या आपको भी ये मालूम है कि 100 रुपीज के कितने चेक थे, 250 रुपीज के कितने चेक थे, 500 रुपीज के कितने चेक थे? हमें ऐसा कुछ भी अभी गिवन नहीं है। तो हम लोग जो चीज हमें गिवन नहीं है उसको हम लोग लेट करेंगे, डेफिनेटली लेट करेंगे। तो मैंने मान लिया 100 रुपीज के एक्स चेक्स रिसीव हुए, 250 रुपीज के वाई चेक्स रिसीव हुए, 500 रुपीज के जेड चेक्स रिसीव हुए। मानते हो? ठीक है, टोटल चेक्स कितने रुपीज हुए रिसीव हुए? 100। तो इन तीनों का सम कितना आएगा? 100 आएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा? 100 आएगा। अग्री करते हो ये बात? ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा? 100। ये तो टोटल नंबर ऑफ चेक्स हैं, ये नंबर ऑफ चेक्स हैं। अमाउंट कितना आया है उस दिन? अमाउंट आया 15,250। अमाउंट कितना है? 15,250 आया है। 100 रुपीज के अगर एक्स चेक्स रिसीव हुए हैं, 100 रुपीज के अगर एक्स चेक्स रिसीव हुए हैं तो अमाउंट कितना होगा? 100 इंटू एक्स। अमाउंट कितना होगा? 100 इंटू एक्स। 250 रुपीज के अगर वाई चेक्स रिसीव हुए हैं तो अमाउंट कितना होगा? 250 वाई। 500 रुपीज के अगर जेड चेक रिसीव हुए तो अमाउंट कितना होगा? 500 जेड। सो दिस इज द टोटल अमाउंट। और ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 15250। 15250। कैलकुलेशन करने में बचपन से एक्सपर्ट हूं। 0 0 0 0 उड़ा दो। ठीक है, कुछ और कटने लग रहा है क्या? 5 से भी कटने लग रहा है। ठीक है, 5 से उड़ा दो। 5 से उड़ाओगे तो कितना आएगा? 2x। 5 से उड़ाओगे तो कितना आएगा? 5y। 5 से उड़ाओगे तो कितना आएगा? 10z। और इसको 5 से उड़ाओगे तो कितना आएगा? 305 आएगा क्या? बताओ। ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। ये आ गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। मुझे नहीं लगता कि यहां तक ये क्वेश्चन किसी बच्चे के लिए डिफिकल्ट था। मुझे नहीं लगता कि यहां तक ये क्वेश्चन किसी बच्चे के लिए डिफिकल्ट था। ये लिटरली 2 इक्वेशंस बनाना था। बच्चे अब ना सब मेरी बात को सुनना ध्यान से। कभी भी आपके पास 3 वेरिएबल्स की, कभी भी आपके पास 3 वेरिएबल्स की अगर 2 इक्वेशन हो, कभी भी आपके पास 3 वेरिएबल्स की 2 इक्वेशन हो और बस आप ये देखा करो आपको वो किसको मैक्सिमाइज कराना चाह रहा है। वो मैक्सिमाइज कराना चाह रहा है जेड की वैल्यू को। ये तो मैक्सिमाइज कराना चाह रहा है ना, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चेक्स ऑफ ₹500 दैट द डोनेशन बॉक्स में हैव कंटेन्ड। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चेक्स ऑफ 500। 500 के नंबर ऑफ चेक्स जो कि जेड है, जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मुझे इन दोनों इक्वेशन में से जेड को तो रखना ही रखना है, ये मेरी प्राइमरी कंडीशन है। मैं इन दोनों इक्वेशन को जब देख रहा था तो मैंने सोचा कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, मुझे क्या मिला 2 से मल्टीप्लाई करके? 2x प्लस कितना मिलेगा इधर? 2y प्लस 2z और ये कितना आएगा? 200। अब मैं इस इक्वेशन यानी कि इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो 2x में से 2x गया 0, 5y में से 2y गया कितना आया? 3y, 10z में से 2z गया कितना आया? 8z, 305 में से 200 गया कितना आया? 105। हाँ या ना? जल्दी बताओ। 3y प्लस 8z इज इक्वल्स टू 105 आ रहा है।
क्या नंबर ऑफ चेक्स कभी नेगेटिव में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मैं ये थोड़ा ही बोलूंगा आज मैंने -5 चेक्स दिए 500 रुपीज के डोनेशन में, नंबर ऑफ चेक्स कभी भी माइनस में नहीं हो सकते। नंबर ऑफ चेक्स हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। वी हैव टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ जेड। हमें किसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है? जेड की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो इन दोनों का सम 105 है, इन दोनों का सम 105 है, ठीक है। अब बताओ इसको कैसे मैक्सिमाइज करेंगे? 3y प्लस 8z इज इक्वल टू 105, 3y प्लस 8z इज इक्वल टू 105। 105 के क्लोज, 105 के क्लोज कौन सा नंबर 8 का मल्टीपल आता है? कौन सा नंबर 8 का मल्टीपल आता है? 12 8 96 होता है क्या? होता है। 12 8 96, 105 में से 96 जाएगा, 9 बचेगा, वो 3 का मल्टीपल होता है। क्वेश्चन सॉल्व। y का वैल्यू जब 3 होगा तब z का वैल्यू 12 होगा और इन दोनों का सम भी 105 आएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। ये z का मैक्सिमम वैल्यू है, कभी भी z की वैल्यू 12 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आप z को 13 रखोगे तो 13 इंटू 8 बनेगा 104, ये 104 बंद तो जाएगा, यहां से 3y का वैल्यू 1 आएगा सॉल्व करके, और y कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। नंबर ऑफ चेक्स कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ चेक्स कैसे डेसिमल में आ सकते हैं यार, खुद सोचो ना। तो z का मैक्सिमम वैल्यू जो आने लग रहा है वो आने लग रहा है 12। z का जो मैक्सिमम वैल्यू आने लग रहा है वो कितना आने लग रहा है? 12 आने लग रहा है, ठीक है। ये बताओ जरा, आपको एक तरीका समझ में आया? 3 वेरिएबल्स की 2 इक्वेशन थी, हमें z पे फोकस करना था, तो z को हटा के हम बाकी दोनों वेरिएबल्स में किसी भी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मेरे लिए x को एलिमिनेट करना ज्यादा इजी था। वैसे भी लाइफ में जितनी जल्दी x को एलिमिनेट करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, लाइफ में भी और क्वेश्चन में भी, ठीक है। 2x से 2x उड़ा, 5y से 2y गया 3y, 10z से 2z गया 8z, ये इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को देख के, इस इक्वेशन को देख के हमें क्या करना है? z का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो इस इक्वेशन में z का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? खुद सोच लो। ये हमेशा 8 का मल्टीपल आएगा, हमेशा 3 का मल्टीपल आएगा। 105 से 8 का मल्टीपल 96, ये बचता 9 था, तो ये सेटिस्फाई कर रहा था यहाँ पर y के। जब y 3 होगा, जब y 3 होगा तो z कितना होगा? 12 होगा। हमें z का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, ठीक है ना। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 24 is the correct answer. Very nice. In an examination, there were 75 questions. 3 marks were awarded for each correct answer. 1 mark was deducted for each wrong answer. गलत जाएगा तो -1 हो जाएगा। 1 mark was awarded for each unattempt question. ये बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के, ठीक है भाई। ये unattempted है, unexempted क्या लिख दिया है? ये unattempted है ये, ठीक है। गलतियां इंसान से ही होती हैं, हमारा टाइपिस्ट भी इंसान ही है, और ठीक है। 75 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से अगर आपका आंसर सही जाएगा तो आपको +3 मिलेगा, रॉन्ग जाएगा तो -1 होगा, और अगर आप अनअटेम्प्ट करोगे ना तो फायदा है, अनअटेम्प्ट पे भी एग्जामिनर +1 दे रहा है आपको, अनअटेम्प्ट करने पर भी आपको एग्जामिनर +1 देने लग रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो करेक्ट क्वेश्चंस को मैं C मान लेता हूं, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चंस को मैं W मान लेता हूं, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को मैं U से डिनोट कर लेता हूं। तीनों क्वेश्चंस का सम तो 75 ही होगा ना, या तो क्वेश्चन करेक्ट होगा, या गलत होगा, या अनअटेम्प्टेड होगा। तीनों का सम कितना है? 75। करेक्ट क्वेश्चन पे कितना मार्क्स मिलता है? 3 मार्क्स मिलता है, ठीक है। C क्वेश्चंस मैंने करेक्ट किए, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलता था, तो टोटल C क्वेश्चंस पे कितना मार्क्स मिलेगा? 3C मार्क्स मिलेगा, ठीक है। फिर 1 मार्क वॉज डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1 मार्क वॉज डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। W मेरे रॉन्ग आंसर्स हैं, एक पे मुझे -1 मिल रहा है, तो W पे कितना डिडक्ट हो जाएगा? -W, ठीक है। एंड 1 मार्क वॉज अवॉर्डेड फॉर ईच अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, 1 मार्क वॉज अवॉर्डेड मिलेगा, मतलब +1 मिलेगा अनअटेम्प्ट पे। तो U मैंने अनअटेम्प्ट छोड़े थे, एक पे मुझे +1 मिल रहा है, तो यहां से इतने मार्क्स मिलेंगे। और रयान बाबू का जो टोटल स्कोर है वो 97 है, सो दिस इज नथिंग इक्वल्स टू 97। ये बात समझ में आने लग रही है क्या आप लोगों को? चलो अगेन 3 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं, तो घबराने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस का जो नंबर है वाज हायर देन द नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस का जो नंबर है वो अटेम्प्टेड से ज्यादा है। अच्छा, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, क्या अटेम्प्टेड क्वेश्चंस में करेक्ट और रॉन्ग वाले होंगे ना?
जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो या तो वो करेक्ट होता है या वो रॉन्ग होता है, तो अटेम्प्टेड क्वेश्चन मेरे करेक्ट प्लस रॉन्ग वाले होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन वाज हायर देन द नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस यूं है, ये हायर है किससे? करेक्ट प्लस रॉन्ग से। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। अग्री करते हो क्या? क्या यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है? बताओ जरा, ठीक है? क्या यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है? हमें क्या निकालना है, बस उसको ध्यान में रखना। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स दैट रयान कुड हैव गिवन इन द एग्जामिनेशन। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, हमें सी का वैल्यू निकालना है। अगर मुझे सी का वैल्यू निकालना है तो क्यों ना मैं इसी इनइक्वालिटी से u और w को एलिमिनेट करने की कोशिश करूं क्या? क्यों ना मैं इसी इनइक्वालिटी से u और w को एलिमिनेट करने की कोशिश करूं क्या? कर सकता हूं वैसे मैं कोशिश, मेरे लिए इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? मुझे निकालना है यहां से c का वैल्यू, ठीक है? तो यहां मुझे बताओ, यहां से c का वैल्यू अगर निकालना है तो तुम w का वैल्यू पुट कर सकते हो। वैसे w का वैल्यू देखो, w का वैल्यू कितना होगा? W का वैल्यू कितना होगा, ठीक है? उसको उधर ले जाओ तो W का वैल्यू आ जाएगा 3C प्लस U माइनस 97 इज W। आएगा ना? जल्दी बताओ, ये आएगा ना W का वैल्यू? W का वैल्यू यही आएगा। मैं W का वैल्यू एज इट इज यहां पे पुट करने वाला हूं, इसमें W का वैल्यू पुट कर देता है, ठीक है? तो जैसे ही मैंने W का वैल्यू यहां पर पुट किया तो U एज इट इज, C एज इट इज, W का वैल्यू है पूरा का पूरा है 3C प्लस U माइनस 97, ठीक है? एंड देखो u से u उड़ गया, माइनस 97 इधर आएगा तो प्लस का 97 हो जाएगा, और 3c प्लस c आ जाएगा 4c। तो 4c इज लेस देन आने लग रहा है 97। 4c इज लेस देन 97, बताओ आने लग रहा है क्या? 4c इज लेस देन 97, हाँ या ना? बताओ भाई, जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आने लग रही है क्या आप लोगों को? मैंने कुछ नहीं किया, w का वैल्यू यहां पर पुट किया। अब आप मुझसे डिबेट कर सकते हो, आपने W का वैल्यू इसी इक्वेशन से क्यों पुट किया, सेकंड से, पहली वाली से क्यों नहीं पुट किया? ठीक है, रीजन देता हूं मैं आपको। जब मैं यहां से W का वैल्यू निकाल रहा था ना, जब मैं यहां से W का वैल्यू निकाल रहा था तो मुझे पता था यहां पे मेरे पास 3C प्लस W माइनस 97 करके ये वैल्यू आने लग रहा है। इस वैल्यू में ना मैंने देखा था प्लस U यहां पर भी है, इधर भी प्लस U आएगा, इधर भी प्लस U आएगा, कट जाएगा, ठीक है? मतलब वेरिएबल कट ही जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं मेरे पास। फिर मेरे पास खाली 50C के टर्म में बचा, ये आने लग रहा है 3C 97 के बराबर, ठीक है? तुम एक काम और कर सकते थे यहां से, तुम चाहो तो यहां से भी वैसे तुम निकाल सकते थे, मुझे ऐसा लग रहा है यहां से भी तुम निकालोगे और हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 75/4 करके हमारा आंसर आ रहा है, उससे भी हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहां से भी जा सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है? ये आने लग रहा है 4C का वैल्यू 97 से छोटा है। अगर 4C 97 से छोटा है तो 4 को उधर ले जाओगे, C का वैल्यू कितना होगा? 97/4। 97/4 कितना आता है? 97/4 कितना आता है? 24 पॉइंट समथिंग आएगा, 24.25। ये एक्सप्रेशन मुझे क्या बोल रहा है? C इज लेस देन 24.25। क्या क्वेश्चंस कभी डेसिमल की फॉर्म में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्या क्वेश्चन कभी डेसिमल फॉर्म में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। C इज लेस देन 24.25, जो करेक्ट क्वेश्चन का वैल्यू है वो 24.25 से छोटा होगा। अब 24.25 से छोटा तो 24 भी होता है, और 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, सारे नंबर 24 से छोटे। उसने मुझसे पूछा क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। जब उसने मुझसे मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर पूछा है ना, तो 24.25 से जस्ट पहले जो इंटीजर नंबर होगा मैं उसी को अपना आंसर बनाऊंगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेक्ट आंसर कितना लिखूंगा मैं? 24 लिखूंगा, क्योंकि 24.25 से जस्ट पहले क्या आता है? 24 आता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज 24, ठीक है ना? चलो यार, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, देखो कैट का एक्चुअल क्वेश्चन है, कैट 2021 का। इसमें हमारे पास ऑप्शंस भी आए थे। कैट के क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस आ रहे हैं तो मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता हूं कि इन ऑप्शंस का यूज कर लूं, मैं इन ऑप्शंस का यूज कर लूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी तरह से इन ऑप्शंस का यूज करूं। देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या बोलता है।
A shop owner bought a total of 64 shirts from a wholesale market that came in two sizes, small and large. ठीक है, तो दो तरह की शर्ट्स हैं, स्मॉल एंड लार्ज. The price of a small shirt was 50 less than that of the large shirt. जो मतलब लार्ज शर्ट का प्राइस है उससे 50 कम कर दोगे तो स्मॉल शर्ट का प्राइस आ जाएगा. She paid a total of 5,000 for the large shirts and a total of 1,800 for the small shirts, and then price of a large shirt and the small shirt together is इतना हमें बता दिया हुआ है ऑप्शंस में. ठीक है भाई, उसने लार्ज शर्ट्स के लिए टोटल 5,000 रुपीज खर्च करे हैं और उसने टोटल स्मॉल शर्ट्स के लिए 1,800 रुपीज खर्च किए हैं. ठीक है, ये मानते हो? लार्ज शर्ट्स के लिए उसने टोटल 5,000 रुपीज खर्च करे हैं और स्मॉल शर्ट्स के लिए उसने 1,800 रुपीज खर्च किए हैं. मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें से कोई प्रॉब्लम होगी. हमें लार्ज और स्मॉल शर्ट्स का जो प्राइस है ना उसका सम दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? उसका सम दिया हुआ है. ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज यूज ऑप्शंस. तुम ये नहीं कह सकते सर टीटा होता तो. कैट 21 वालों ने क्यों नहीं दिया फिर टीटा? भाई एग्जाम वाली फील लो ना. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे डील करेंगे? ठीक है, मैं तो ऑप्शन से करता. भाई मान लो स्मॉल और लार्ज शर्ट का जो प्राइस है, यहां पे मैं इनके प्राइस की बातें कर लेता हूं. ठीक है, ये तो टोटल अमाउंट है, ये तो टोटल अमाउंट जो उसने खर्च किया है. अगर स्मॉल शर्ट का प्राइस x है तो लार्ज शर्ट का प्राइस कितना है y. हमें दिया हुआ है इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है. देखो स्मॉल शर्ट का जो प्राइस है वो 50 लेस देन है लार्ज शर्ट से. तो यहां से जो इक्वेशन बनने लग रही है वो बनने लग रही है y माइनस एक्स 50 है. पहला ऑप्शन बोला जा रहा है 175. पहला ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों शर्ट्स का जो प्राइस का समय वो 175 है. ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं मैं एक्चुअल में क्या करता अगर मैं एग्जाम में होता. मुझे पता है अगर कोई क्वेश्चन अगर हमारे पास ऑप्शन से करने को आ रहा है तो मेरा जो रहता है मैं ऑप्शन डी से ट्राई करता हूं. मैं हमेशा ऑप्शन डी से ट्राई करता हूं हमेशा. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर थोड़ा चालाक रहा होगा, वो सही ऑप्शन, उसको पता है अगर मैं ऑप्शन दूंगा तो बच्चा ऑप्शन से ट्राई करेगा, तो मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है. मुझे लगता है कि वो चौथा ऑप्शन ही सही देता होगा, मुझे ऐसा लगता है. तो मैं ऑप्शन से अगर ट्राई कर रहा हूं तो मैं पहले डी लेता, फिर सी लेता, फिर बी लेता, सबसे बाद में ए लेता. हो सकता है ए इसका करेक्ट आंसर रहा हो, बट मैं ट्राई करूंगा डी से. मेरी आदत रही है शुरू से. ठीक है, आज भी मैं चाहूंगा कि मैं डी से ट्राई करूं, देखते हैं क्या पता आंसर आए या ना आए. ठीक है, तो दोनों लार्ज और स्मॉल शर्ट का जो प्राइस का समय वो 225 है. स्मॉल एक्स का आता है, लार्ज वाई का आता है. तो वाई प्लस एक्स का वैल्यू कितना आने लग रहा है 225. इनको ऐड करूंगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा. 2y का वैल्यू आएगा कितना 275. यहां से तो y का वैल्यू डेसिमल में आने लग रहा है 275/2. यानी कि एक लार्ज शर्ट 275/2 की है. एक लार्ज शर्ट 275/2 की है. मैंने टोटल जो अमाउंट खर्च किया है लार्ज शर्ट पे वो 5,000 किया है. 5,000 में एक शर्ट इतने की है, मैं कितनी शर्ट्स परचेज कर पाऊंगा? क्वांटिटी की अगर बात करूं मैं तो क्वांटिटी कितना आएगा? 5,000 को 275/2 से डिवाइड कर दो तो 10,000 आ जाएगा. 10,000 को 275 से डिवाइड करें क्या? 10,000 को 275 से डिवाइड करें, जरा करते हैं. ठीक है, 10,000 को 275 से डिवाइड करते हैं. 1 मिनट रुकना भाई. यस, कैलकुलेटर नाम का प्राणी होता था, यूज करूंगा मैं. स्टाइल, मैं अपने बोर्ड का स्टाइल मार रहा हूं तुम पे. ठीक है, कि मेरे पास कैलकुलेटर भी है डिजिटल बोर्ड में. पॉइंट में आ रहा है ये तो. 10,000 को मतलब जब हम 275 से डिवाइड करेंगे पॉइंट में आएगा ये. क्या नंबर ऑफ शर्ट्स कभी डेसिमल में हो सकती है? नहीं हो सकती. ऑप्शन डी बर्बाद. ऑप्शन डी बर्बाद है. ठीक है, क्योंकि वहां से हमारे पास जो नंबर ऑफ लार्ज शर्ट्स आ रहे हैं वो डेसिमल में आ रहे हैं. शर्ट्स कभी भी डेसिमल में नहीं होती. यहां से एक इक्वेशन थी y माइनस एक्स 50 के बराबर. ऑप्शन सी बोल रहा है कि लार्ज और स्मॉल शर्ट के प्राइस का सम 200 है, यानी कि y प्लस एक्स 200 है. ठीक है, तो यहां से 2y का वैल्यू आने लग रहा है 250, तो y का वैल्यू आने लग रहा है 125. यानी कि एक शर्ट 125 की आती है. एक शर्ट 125 की आती है, तो 5,000 में कितनी शर्ट्स आ पाएंगी? 40 आ पाएंगी. 40 शर्ट. अगर लार्ज शर्ट 125 की आती है, इसमें 50 कम कर दो 75. एक स्मॉल शर्ट 75 की आती है, तो 1800 में कितनी खरीद पाओगे? 1800 में कितनी खरीद पाओगे? 24 खरीद पाओगे क्या? यस. लार्ज शर्ट 40 है, स्मॉल शर्ट 24 है. दोनों का सम 64 आता है क्या? बिल्कुल आता है. क्या ऑप्शन में भी 64 दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है. दैट इज व्हाई ऑप्शन सी
is the correct answer to this question. That is why option C is the correct answer to this question. बोले तो हाँ या ना? चलो जी, time up and let's try to solve this one. It's literally a very amazing question. टीटा क्वेश्चन था तो थोड़ा कहीं ना कहीं डर भी लगता है, ठीक है। टीटा क्वेश्चन था तो कई बार ना, जैसे कई बार बच्चे क्लास में पूछते भी हैं इसे टीटा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं। देखो पहली बात तो उसका डिफिकल्टी का एक रीजन तो ये है कि उसके ऑप्शंस नहीं होते, तो माइंडसेट उसको पहले डिफिकल्ट बोल देता है। पहला स्टेप तो यही है कि ऑप्शंस नहीं है इसके, क्योंकि हमें ऑप्शन से बहुत ज्यादा अंदाजा लग जाता है चीजों का। जैसे कि आज हम अपनी पेड क्लास में ज्योमेट्री क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने उसको ऑप्शन से ही सॉल्व कर लिया, हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व भी नहीं किया, ठीक है, ऑप्शन से ही सॉल्व हो गया था ज्योमेट्री क्वेश्चन। तो ऑप्शंस लिटरली हेल्पफुल होते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं ना 22 में से भाई चलो 13 क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाएंगे, 14 में आ जाएंगे, सब में तो ऑप्शंस नहीं आएंगे। और बाकी मुझे ऐसा लगता है, देखो मेरा ये मानना है कि 80% टीटा क्वेश्चंस इजी होते हैं, मतलब उनको इजीली सॉल्व किया जा सकता है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। 4 डिजिट नंबर है तो वो 4 डिजिट्स मैंने मान लिए A B C D, मेरे लिए वो 4 डिजिट्स A B C D हैं। थोड़ा सा बचपन की यादें ताजा दिला देता हूं, ये यूनिट प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे पता होगा, ठीक है। अब जो दिया हुआ है वही लिखूंगा यहां पर। हमें बोल रहा है सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन द 1000, 1000 वाले की बात कर रहा है, 100 वाले की बात कर रहा है और 10 प्लेस वाले की बात कर रहा है। 1000, 100 इन 10 प्लेस का जो सम है 14 है, यानी कि A प्लस B प्लस C का सम कितना है? 14 है। वेरी नाइस। द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन द 100, टेंस एंड यूनिट प्लेस, 100, टेंस एंड यूनिट प्लेस, यानी कि 100 प्लेस पे ये है, 10th प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे ये है। इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है? 15, यानी कि B प्लस C प्लस D का सम कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। And the 10th place digit is 4 more than the unit place digit. जो 10th place पे डिजिट है वो 4 ज्यादा है यूनिट प्लेस के डिजिट का, यानी कि 10th place और यूनिट प्लेस के डिजिट का जो डिफरेंस है वो 4 है। एक इक्वेशन बनेगी C माइनस डी इज इक्वल्स टू 4। ये बनेगी क्या इक्वेशन हमारे पास? बताना जरा। एट द 10th place digit 4 more than the, ठीक है। Then the highest possible 4 digit number satisfying the above condition. We have to find the highest possible 4 digit number. Highest possible 4 digit number कौन सा है जो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करा दे, सारी कंडीशन सेटिस्फाई करा दे, ठीक है। यार सबसे पहले मुझे बताओ C माइनस डी का डिफरेंस 4 है, तो C की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है? C की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है? ये तुम यहां से सोच सकते हो, मतलब जैसे इन दोनों का डिफरेंस 4 है तो अगर मैं इसको 9 लेता हूं तो इसको 5 लूंगा, 9 माइनस 5 4 होता है। इस तरह से हम इसमें प्लान आउट करेंगे चीजों को। इन दो इक्वेशंस में ना मुझे B और C बिल्कुल मेहमानों की तरह बैठे दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहां पर भी है यहां पर भी है, तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस लो इन दोनों का, तो यहाँ पे D है यहाँ पर A है, माइनस कर दो। D माइनस A का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। D माइनस A का डिफरेंस कितना आने लग रहा है? 1 आने लग रहा है। D माइनस A का डिफरेंस कितना आने लग रहा है? 1। These are the main 2 equations। ये मेरे पास 2 मेन इक्वेशंस हैं, ठीक है। D मतलब देखो जो A का वैल्यू है ना, A जितना बड़ा होगा ये 4 डिजिट नंबर का वैल्यू उतना बड़ा होगा, क्योंकि A 1000 प्लेस पे है, तो A को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा सबसे पहले, क्योंकि हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू बताना है ना। मतलब पता है ना, अगर कोई डिजिट सबसे इधर लिखा रहता है तो इस पे डिपेंड करता है कि नंबर कितना बड़ा होगा। अगर 1 लिखूंगा तो 1000 समथिंग होगा, 2 लिखूंगा तो 2000 समथिंग होगा। यहां पर मेरे पास A है, तो A का सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा? A यहां पे D और A का डिफरेंस 1 है, बट D को भी तो C में से माइनस किया जा रहा है ना, D को भी C में से माइनस किया जा रहा है, उन दोनों का डिफरेंस 4 है, तो C का मैक्सिमम वैल्यू निकालो। C और D का डिफरेंस 4 है, अगर मैं C को 9 लेता हूं, क्योंकि 9 से ज्यादा आप नहीं ले सकते, दीज आर सिंगल डिजिट नंबर। A B C D की जो रेंज है वो 0 से लेके 9 तक है। A B C D की जो रेंज है वो 0 से लेके 9 तक है। 9 इज द मैक्सिमम वैल्यू जो आप पुट कर सकते हो यहां पर, ठीक है। तो C को मैंने 9 लिया, 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं जिससे 4 आए, तो D को कितना लिखना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। 9 माइनस 5 कितना आएगा? 4। D को मैंने कितना लिया? 5 लिया। अगर मैं यहां पे D को 5 ले रहा हूं तो 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं जिससे 1 आए, तो 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आने लग रहा है मेरे पास A का मैक्सिमम वैल्यू। सर ये A का मैक्सिमम वैल्यू क्यों होगा? क्योंकि मैंने C को मैक्सिमम लिया है। आप चेक कर लो, अगर आप C को 8 लोगे ना, अगर आप C को 8 लोगे
तो 8 माइनस 4 4 आएगा, तो डी 4 हो जाएगा। फिर 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं जिससे बनाए 3 आएगा। सी अगर कम करोगे तो सिंपल सी बात है ए भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सी डी से रिलेटेड था और यहां डी ए से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये बात हमें थोड़ी समझनी पड़ेगी। सी की वैल्यू जितनी बड़ी ए की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। सी 9 आने पे ए कितना लग रहा है, 4 आने लग रहा है। ठीक है, अभी तक अगर मैं देखूं तो ए बी सी डी में से मैंने सी को कितना पुट किया है 9, डी कितना आया फिर मेरे पास 5 आया है और ए कितना है मेरे पास 4 आया है। ये दो कंडीशंस भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। ए बी सी का सम कितना है 14, ए बी सी का सम 14 है, जिसमें से ये 4 है, ये 9 है, 13, तो बी कितना आएगा 1 आएगा। बी 1 आने लग रहा है। बी प्लस सी प्लस डी का सम कितना था 15 था। क्या यहां से इन तीनों का सम 15 आने लग रहा है? बिल्कुल आने लग रहा है। ये दोनों कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही हैं, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं, हमें बी का वैल्यू निकालना था सिर्फ, क्योंकि जो ये वाली इक्वेशन है ये तो इन्हीं दोनों से कंक्लूड की थी ना हमने, बट हमें बी निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने हाईएस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर पूछा है। टीटा क्वेश्चन था तो टीटा में मुझे 4195 टाइप करना पड़ता और मुझे +3 मिल जाता। 4195 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहां तक की स्टोरी क्लियर है बच्चे? जल्दी बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, क्या यहां तक की स्टोरी आप लोगों को क्लियर है? दिस वाज द 5th क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। सो लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, अगेन मैं बोलूंगा जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसे होता है? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है ये। पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन होता है, कोइंसाइड में इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कंडीशंस याद होनी चाहिए इसकी। यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन थी वो थी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। दिस वाज द कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। क्लास 9th में पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था ये। ठीक है, let k be a constant, the equation kx plus y is equals to 3 and 4x plus ky is equals to 4 have a unique solution if and only if। यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन मैंने बता दी। ठीक है, तो a1 देखो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है। a1 कितना है k, a2 कितना है 4, इज नॉट इक्वल्स टू b1 कितना है 1, b2 कितना है k। यही आने लग रहा है ना मेरे पास? ठीक है, यही आने लग रहा है ना, कुछ और तो नहीं आने लग रहा। k बाय 4 एंड 1 बाय k, यहां से k स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 4 आएगा क्या? k स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 4, k स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 4 है। 4 तो 2 का भी स्क्वायर होता है और -2 का भी स्क्वायर होता है। जो 4 होता है वो 2 का भी स्क्वायर होता है और -2 का भी स्क्वायर होता है। नॉट इक्वल्स टू होता है बीच में, नॉट इक्वल्स टू याद रखना। तो k स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो इक्वल्स टू वाले तो ऑप्शन ही बर्बाद, इक्वल्स टू वाले तो ऑप्शन ही बर्बाद, ऑप्शन बी और डी बर्बाद। या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी बोलता है कि k इज नॉट इक्वल्स टू 2, मैं बोलूंगा k इज नॉट इक्वल्स टू -2 भी तो हो सकता है ना, क्योंकि जो k स्क्वायर है वो 4 है, k स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो k की दो वैल्यूज हो सकती है ना यहाँ पे, 2b और -2b, 2b और -2b। आप जब 4 समझते हो तो खाली 2 का स्क्वायर ही क्यों समझते हो? -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है ना। ठीक है, तो मॉड ऑफ के, मॉड का मतलब ही क्या होता है? दो पॉसिबिलिटी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। तो मॉड ऑफ के इज नॉट इक्वल्स टू 2 विच इज इन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस, स्पेशल इक्वेशन का क्वेश्चन है। स्पेशल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। चलिए जी, the number of pairs of integers satisfying x is greater than y is greater than or equals to -20। greater than भी और equals to भी दोनों जगह है, और x is greater than or equals to y is greater than or equals to -20 and 2x plus 5y is equals to 99। this is the main equation guys। ठीक है, 2x plus 5y, 2x plus 5y is equals to 99। स्पेशल इक्वेशन में सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको हिट एंड ट्रायल लगा के इसका एक पहला सॉल्यूशन निकालना है। आपको पता भी होगा कि x जो है वो y से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, और y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -20। इस रिलेशन को हम लोग, मतलब प्राइमरी रिलेशन है हमारा, तो हम सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले कोई भी एक जनरल
सॉल्यूशन निकाल लो इसका बिना सोचे समझे। मुझे लग रहा है 95, 5 का मल्टीपल 4, 2 का मल्टीपल 99 हो जाएगा। यस, मिल गया एक सॉल्यूशन। x और y, अगर मैं y को 19 रखता हूं 95, तो x कितना आता है? 2 आता है। x2 तो y 19, बट ये जो सॉल्यूशन आने लग रहे हैं ना 2,19, यहां पे x की वैल्यू ना y से छोटी आ रही है। ये जो इस इक्वेशन का तो सॉल्यूशन है, बट इस कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, ये मैं काउंट नहीं करूंगा। और मुझे इंटीजर्स में ही बातें करनी है, x और y की इंटीजर्स वैल्यू ही मुझे लेनी है। तो मुझे पता है, देखो स्पेशल इक्वेशन में क्या होता है, बीच में प्लस का साइन है ना, बीच में अगर प्लस का साइन है तो x का वैल्यू बढ़ाना है, क्योंकि x को y से बड़ा बनाना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, y को कम करना पड़ेगा। x का वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में बढ़ता है? y के कोएफिशिएंट के, यानी कि +5, और y का वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में कम होता है? x का कोएफिशिएंट यानी कि -2। ठीक है, तो इसको बढ़ाओ जरा, ये आ जाएगा 7, मतलब एक एक करके बढ़ा लो, चाहे तुरंत बहुत सारा बढ़ा लो, इट्स ऑल अप टू यू। ये आएगा 17, फिर ये आएगा 15, तो ये कितना आएगा? 12। फिर इसको कम करोगे 2 से तो आएगा 13, ये 5 से बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 17। पहला सॉल्यूशन ये है जो मैं कंसीडर करूंगा। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, क्योंकि x यहाँ पे y से बड़ा है, यहाँ पर जो x है वो y से बड़ा है। अब y का वैल्यू 2 से कम हो रहा है एंड y इज ग्रेटर देन -20। आप y को -20 से छोटा नहीं ले सकते, यानी कि -21, -22 ये नहीं चलेगा। y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -20 है। ठीक है, जैसे 13 है, अगर मैं इसको 11 लूंगा, 2 से कम करूंगा 11 ले सकता हूं, तो यहां पर भी x का वैल्यू डेफिनेटली 17 + 5 कितना आएगा? 22 आएगा। अब तो x हमेशा बड़ा आएगा। इसके बाद जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उन सब में x ग्रेटर देन y होगा। ये 11 है, फिर 9 आएगा, मतलब मैन्युअली भी काउंट कर सकता हूं, आई थिंक मैं -20 तक ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा। 9 आएगा, फिर मेरे पास 7 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 1 -2 -1 आएगा, -1 के बाद -3, और -20 से पहले ऑड नंबर, क्योंकि -1 -3 -2 करोगे -5, चलते चलते -19 आएगा। -1 से लेके -19, 10 सॉल्यूशन तो हो गए। मैं सिर्फ y की वैल्यू पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इस सॉल्यूशन के बाद हमेशा x y से बड़ा आएगा। तो 10 तो ये हो गए, 11 12 13 14 15 16 17। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर, तो देयर आर 17 पेयर्स ऑफ इंटीजर which will satisfy this relation according to this condition। स्पेशल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। स्पेशल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? ठीक है, चलिए जी, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। दिस वन इज लिटरली अ वेरी नाइस क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन ये। ठीक है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन x, y, z टू द इक्वेशन इज 25 दे रखा है, x, y, z की कंडीशंस भी दे रखी है हमें, एंड दीज आर द ऑप्शन। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। अब बच्चे बोलते हैं उदित सर ने तो 3 वेरिएबल्स वाले पढ़ाए नहीं थे, जरूरत ही नहीं है 3 वेरिएबल्स वालों की, इसमें आप 2 वेरिएबल्स वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में गलती के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि केसेस बनेंगे तो थोड़ा गलती भी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट केस बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्या मैं इस इक्वेशन को x माइनस y प्लस जेड, एक मिनट, क्या मैं इस इक्वेशन को x माइनस y प्लस जेड इज इक्वल टू 25 बोल सकता हूं? x माइनस y प्लस जेड 25 बोल सकता हूं इस इक्वेशन को? बिल्कुल चलेगा। जो x की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू 40 है, x जो होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू 40 होगा, y और z दोनों लेस देन इक्वल्स टू 12 है। ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे पहला केस हमारे पास यहां पर क्या बनेगा? उसने बोला है हमारे पास x y z ना पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका डिफरेंस कितना है? 25 है। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, डिफरेंस कितना है? 25 है। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज की बन सकती है? हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज की बन सकती है? मुझे बताओ, x जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 40 है। आप मुझे बोलोगे सर हमारे पास एक केस ऐसे बन सकता है कि आप x को तो 40 ले लो और y प्लस जेड को 15 ले लो, ये 40 माइनस 15 कितना आएगा? 25 आएगा। अग्री करते हो? दिस इज द फर्स्ट केस। सर आपने यहां पर 40 ही क्यों लिया? क्योंकि इस कंडीशन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 40, x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 40 है, तो इसलिए मैंने यहां पर 40 लिया। 40 माइनस वाई प्लस जेड, 40 में से क्या माइनस करो? 25 है, 15। y प्लस जेड 15 है, y हमेशा 12 से कम होगा, z भी हमेशा 12 से कम होगा। देखो
अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं तो x को जब मैं 40 ले रहा हूं, जब मैं x को 40 ले रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, ठीक है, जब मैंने x को 40 लिया तो y प्लस जेड का सम 15 होगा। y प्लस जेड का सम 15, इसका मतलब क्या है, और y इज लेस देन इक्वल टू 12 और z भी लेस देन इक्वल टू 12 है, तो मैंने y को 12 लिया तो z 3 होगा, इसको मैं 11 लूंगा तो ये 4 आएगा, ऐसे ही चलते चलते ये 10 लूंगा तो ये 5 आएगा। ये बढ़ने लग रहा है तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 12 ही तो हो सकता है ना, क्योंकि जो z की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 12 है, 12 से ज्यादा तो नहीं जाएगा, और ये भी हमारे पास मैक्सिमम 12 ही हो सकता है। जब ये 12 होगा तो कितना होगा, 3 होगा। अग्री करते हो? यानी कि जब x 40 है तो y प्लस जेड का सम 15 होना चाहिए। हम उसको 15 कितने तरह से बना सकते हैं? दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज द सेकंड वे, दिस इज द थर्ड वे, 3 से लेके चौथा, पांचवा, छठवां, 12 तक जा रहा हूं तो दिस इज द 10th वे। 3 से अगर काउंटिंग हो रही है और आप 12 तक जा रहे हो तो ये 10वां तरीका है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर मुझे इसको सेटिस्फाई कराना है और मैंने x को 40 लिया है, जब x 40 होगा तो y प्लस जेड को 15 होना पड़ेगा, और y प्लस जेड के 15 को आप एक नहीं, y प्लस जेड को आप 15 एक तरह से नहीं, कितने तरह से बना सकते हो? आप बना सकते हो उसको 10 तरह से। ये सारे केसेस हैं वो, ये सारे, ये भी हमें लिखने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, जब तक हमें कोई पैटर्न नहीं मिल जाता। तो ये वाली इक्वेशन मतलब एट x इज इक्वल्स टू 40, ये हमारे पास 10 तरीके हैं। 40 और एक तरीके y x की वैल्यू 40 है, ये 10 तरीके हैं। तो टोटल इस इक्वेशन को भी मैं 10 वेज से सॉल्व कर सकता हूं। मेरे पास 10 तरीके हैं। x 40 तो y 12 लिया, z 3 लिया, पहला तरीका। x 40 y 11 लिया, z 4 लिया। x 40 y 10 लिया, z 5 लिया। इसी तरह से ये सारे, इसको ये डिक्रीज होते रहेंगे 1 से, और ये 1 से इंक्रीज होते रहेंगे। तो टोटल दे रहा 10 वेज, 10 तरीके हैं। अगला केस लेते हैं जरा। अगला केस लेंगे हम, जब मैंने क्या लिया, x को 39 लिया, x को 39 लिया तो y प्लस जेड को कितना होना पड़ेगा, 14 होना पड़ेगा, तब भी कितना आएगा, ये 25 आएगा। x को 39 लिया, y प्लस जेड कितना होगा, 14 होगा। अब यहां से 10 तरीके मिल गए थे, y प्लस जेड को 14 बनाओ, आप कितने तरह से बना सकते हो? 14 बनाने के लिए मैक्सिमम वैल्यू इसका 12 है तो ये 2 आएगा, ये अपने पास 11 है तो ये कितना आएगा, अपने पास 3 आएगा, ठीक है। ऐसे ही चलते 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 मेरे पास ये कभी 12 आएगा, ये कभी 12 होगा, और ये कितना होगा, 2 होगा। 2 से काउंटिंग करनी शुरू करी और 12 तक गया, तो टोटल कितने तरीके आ रहे हैं, 11 तरीके आ रहे हैं। यानी कि जब x 39 है, यानी कि जब x 39 है, ध्यान से देखना, जब x 39 है तो y को 12 और 2 भी रख सकते हो, x 39 है y को 11 z को 3 रख सकते हो, x 39 है y को 10 z को 4 रख सकते हो। ये एक एक से कम होता रहेगा, ये एक एक से बढ़ता रहेगा। तो y 39 पे x 39 पे y और z की 11 वैल्यूज हैं। इट मींस 11 वेज हमारे पास यहां से बनेंगे, इट मींस 11 वेज हमारे पास यहां से बनेंगे। अब ये बढ़ रहा है, अगर ये अगली बार 12 आया तो देखेंगे कुछ पैटर्न बन रहा है। अभी तक मुझे कुछ पैटर्न नहीं मिला। अगला पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास, जब मैं x को 38 लूंगा, 38 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं से 25 बने, यानी कि 13 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो y प्लस जेड का सम, y प्लस जेड का सम 13 कैसे बन सकता है, देखो, दो लेस देन 12 है तो आप इसको 12 लोगे तो ये 1 बनेगा, ये 11 लोगे तो ये 2 बनेगा, इसको 10 लोगे तो 3 बनेगा। चलते 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 12 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 से लेके 12 तक कितने तरीके होते हैं, 12 वेज मेरे पास होते हैं। यहां से मुझे मिलने लग रहे हैं कितने, यहां से मुझे मिलने लग रहे हैं 12 तरीके मिलने लग रहे हैं, यहां से मुझे मिलने लग रहे हैं 12 तरीके, ठीक है। पहले 10 मिले, फिर 11 मिले, फिर 12 मिले। अब इसको 1 से कम करूंगा, 38 के बाद 37 आएगा, ठीक है। यानी कि चौथा केस, जब मैं x को 37 लेने लग रहा हूं, दोनों का डिफरेंस 25 बनाना है, तो अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसको 12 लो, इसको 12 लो, यानी कि y प्लस जेड को 12 लेने लग रहे हैं, और मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, x y एंड z आर पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो नहीं ले सकता। x y z अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो जीरो नहीं ले सकता। y प्लस जेड का सम 12 कैसे बनेगा, इसको 1 ले लो, इसको 11 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 10 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 9 ले लो। ऐसे ही चलते 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 ये मेरे पास कभी 11 आएगा और ये कभी मेरे पास 1 आएगा। 1 से लिखना शुरू किया था, 11 तक आ गया, तो 11 वेज मेरे पास ये हो गए। यहां से अगर इसको बनाना है x 37 पे, y प्लस जेड के 11 केस बनेंगे, तो 11 वेज मेरे पास ये हो गए, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ केस क्या बनेगा, ये 36 है, ये 11 है, ये 11 आने लग रहा है, ठीक है। तो y प्लस जेड का सम 11 बनाना है।
मतलब हो सकता है मैं एग्जाम में इतना ना लिखता, अब मुझे लग रहा है पैटर्न बन जाएगा। इन दोनों का सम 11 है, तो इसको आप 11 इसको 10 लोगे तो ये 1 आएगा, इसको 9 लोगे तो इसको 2 आएगा। ऐसे ही चलते चलते ही मेरे पास 1 आएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। 1 से लेके 10 कितने वेज आने लग रहे हैं, अब यहां से आने लग रहे हैं मेरे पास 10 वेज आने लग रहे हैं, यहां से मेरे पास 10 वेज आने लग रहे हैं। तो बच्चे देखो अब ना, यहां से शुरू के दो को छोड़ो तो अगर आप ये 10 आया, 11 आया, 12 आया, इन शुरू के दो तरीकों को छोड़ दो, उसके बाद देखो पैटर्न बन रहा है। 12 आया, फिर 11 आया, फिर 10 आएगा। ऐसे चलते चलते ना एक सिंगल वे भी हमें मिलेगा, एक सिंगल वे भी हमें मिलेगा। या तो तुम पूरा फील लेके निकाल लोगे तो सिंगल तरीका कौन सा होगा, वो सिंगल तरीका कौन सा होगा खुद सोचो जरा, सिंगल तरीका कौन सा होगा वो। इन दोनों का डिफरेंस 25 है, इन दोनों का डिफरेंस 25 है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ वहां पर वो वाला तरीका कौन, मतलब वो वाला केस हमारा कौन सा बनेगा, वो वाला केस हमारे पास कौन सा बनेगा, ठीक है। हाँ सोचो भाई, वो हमारे पास केस कौन सा बनेगा जिनसे हमारा डिफरेंस 25 आए। डिफरेंस 25 आना है ना, अगर डिफरेंस 25 बना रही है, पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू कम से कम आपको 27 तो रखनी पड़ेगी। x की वैल्यू कम से कम आपको 27 रखनी पड़ेगी। क्यों? x की वैल्यू आपको कम से कम 27 रखनी पड़ेगी। 27 में आपको 1 + 1 माइनस करोगे तब जाके 25 आएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 25 है। यहां से x तो 27 था, y 1 था और z भी 1 था, क्योंकि x y z जो है ना मेरे पास वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। x y z हमारे पास क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये वो हमारे पास सिंगल वे वाला है। इससे पहले 2 वेज वाला मिलेगा, 3 वे वाला मिलेगा, 4 वे वाला मिलेगा। मतलब यहां तक आने के बाद ना आप कंक्लूड कर सकते हो कि ये डिक्रीजिंग सीरीज बन रही है। 12 वेज आया था यहाँ पे 11 वेज आया, 10 वेज आया, इस तरह से सिंगल वे आया हमारे पास एक, ठीक है। तो इनको ऐड करना इट्स नॉट अ बिग डील। 10 और 11 होता है 21, और 12 से लेके 1 तक का सम करना है। तो 12 से लेके अगर 1 तक का सम करना है और शुरू वाले 21 को अलग से लिख लो, तो ये तो नेचुरल नंबर सीरीज है, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो 13 इंटू 6 78, और 21 कितना होता है, 78 और 21 कितना होता है 99। तो डेट इज वाई 99 वेज इज द करेक्ट आंसर। That is why 99 ways is the correct answer. Is there any easy way to solve? प्राउड फील करो ध्रुवा, तुम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कैट में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हारा दिमाग खुलेगा इन क्वेश्चंस को कर करके, ठीक है। मतलब इजी वे कैसे होगा, और ठीक है हमने केसेस बनाया, पूरा डिटेल में सॉल्व किया है। इन दोनों का डिफरेंस 25 है। तो पहला केस लिया x लेस देन 40 था, इसको 40 लिया, तो 40 माइनस 15 25 होता है। y प्लस जेड का सम 15 है, तो कितने तरह से 15 हो सकता था, वो 10 तरह से। एक बार y को हम लोगों ने 13 लिया, तो हमने x को y को 12 लिया, तो x को z को 3 लिया। इस तरह से हमने केसेस बनाए। फिर ऐसे ही 39 14 लिया, इसको एक एक से कम करते चले गए। सो दिस विल बी द लास्ट पॉसिबल केस जब x 27 होगा, y 1 होगा, z 1 होगा। यहां से सिर्फ एक ही तरीका, मतलब x 27 y 1 z 1, दिस इज द सिंगल वे। इससे पहले 2 वेज मिलेंगे, उससे पहले 3 वेज मिलेंगे, 4th वे मिलेंगे। ऐसे यहाँ पे 10 वेज मिले थे, 11 वेज मिले थे, यहाँ पे 12 वेज मिले थे। शुरू के दो थोड़े अलग थे, बाकी तो फिर एक पैटर्न बन गया था, ठीक है। हाँ तो दिस इज द, मतलब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, ठीक है। ये मेरे को थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग खुल जाता है, ठीक है। हाँ इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग खुल जाता है, अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, अगर आपका कोई भी फ्रेंड कैट 2026 को टारगेट कर रहा है और वो अपना प्रिपरेशन थोड़ा पहले स्टार्ट करना चाहता है, अपना बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि कैट एक ऐसा एग्जाम है जो बच्चे थोड़े एवरेज होते हैं, उनको 1 साल का टाइम लगता है कैट की प्रिपरेशन ढंग से करने में। सो हमारा जो रिसेंटली स्टार्टेड बैच है, अभी इसमें 1-2 क्लासेज ही हुई हैं, जो कि हमारा 3 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। द नेम ऑफ द बैच इज परसेंटाइलर बैच। दीज आर द थिंग्स जो आपको इस सारी की सारी बैच में मिलेंगी, ठीक है। एंड इसके 3 तरह के प्लान है, प्रो, एलीट एंड लीजेंड। लीजेंड एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको कैट, ओमेट्स, 1-to-1 मेंटरशिप, बैच ट्रांसफर फैसिलिटी, जीडीपीआई सब कुछ मिलेगा। प्रो में सिर्फ आपको कैट की प्रिपरेशन मिलेगी, एलीट में आपको कैट के साथ साथ ओमेट्स की बट 1-to-1 मेंटरशिप नहीं मिलेगी, बैच ट्रांसफर फैसिलिटी नहीं आपके पास रहेगी। अगर आपको सारी की सारी चीजें चाहिए तो लीजेंड इज द सब्सक्रिप्शन। एंड दीज आर अवर टीम कॉन्टैक्ट नंबर, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से अपडेट ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन गाइस।
विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना और उन सभी बच्चों के साथ शेयर कर देना जो बच्चे भी कैट की प्रिपरेशन बहुत ही शिद्दत से कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस।